हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम डेडलॉक का एक कॉन्सेप्ट होता है। डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे सभी प्रोसेस वेट करते रह जाते हैं रिसोर्स के लिए और एक सर्कल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक टेक्निक होता है जो कि डेडलॉक अवॉइडेंस का, जहाँ पर हम बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं ताकि कोई भी प्रोसेस डेडलॉक में ना आए। मतलब यहाँ पर हम डेडलॉक को अवॉइड करते हैं। यहाँ पर प्रोसेस को हमको इस सीक्वेंस में रिसोर्स एलोकेट करना है ताकि वो डेडलॉक पे आए ही ना और सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाए, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं सेफ स्टेट। वैसे ही अगर वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट ना होए तो हम उसे कहते हैं कि अनसेफ स्टेट पे है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैंकर्स एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमारे पास 3 रिसोर्स अवेलेबल है, जैसे ए का 10 रिसोर्स है, बी का 5 है, सी का 7 है। ए का 10 रिसोर्स का मतलब ये है कि जैसे ए हमारा CPU है जिसका हमारे पास 10 इंस्टेंस है, वैसे ही बी हमारा प्रिंटर है जिसका हमारे पास 5 इंस्टेंस है, वैसे ही सी हमारे पास कोई एक रिसोर्स है जिसका हमारे पास 7 इंस्टेंस अवेलेबल है। मतलब जो हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम है वो मल्टीपल इंस्टेंस के साथ वर्क करता है। अब बैंकर्स एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन प्रोसेस है 1 to 5, वैसे ही ये मैक्सिमम नीड, एलोकेशन और करंट अवेलेबल। यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम ध्यान देंगे। जैसे कि हमारा प्रोसेस P1 है, ए का उसके पास 7 रिसोर्स की नीड है उसको, बी का 5 रिसोर्स की नीड है, सी का 3 रिसोर्स की नीड है और इसके पास अभी अवेलेबल है ए का 0 रिसोर्स, बी का 1 रिसोर्स, सी का 0 रिसोर्स। मतलब P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होना ज़रूरी है, तभी ये पूरा अपना जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट करेगा। अभी हमारे पास जो गिवन टोटल रिसोर्स है उसमें से हमने यहाँ पे सभी प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट कर दिया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके कितना रिसोर्स हमने पहले से एलोकेट कर दिया है। जैसे सी का देखते हैं तो सी का हमने 5 रिसोर्स एलोकेट किया है, बी का हमने 4 रिसोर्स एलोकेट किया है, ए का हमने 7 रिसोर्स एलोकेट किया है। तो यहाँ पर हमारा वहाँ पर जैसे हमने देख रहे हैं कि 10, 5 और 7 इन सभी रिसोर्स में से हमने इतना रिसोर्स यहाँ पर अभी सभी प्रोसेस को प्रोवाइड कर दिया है। मतलब अब हमारा अवेलेबल रिसोर्स कितना होगा जो कि हम यहाँ पे सभी प्रोसेस को प्रोवाइड करेंगे, वो है 10 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारा 3 रिसोर्स अवेलेबल है ए का। वैसे ही 5 में से 4 माइनस करेंगे तो बी का 1 रिसोर्स अवेलेबल है, सी का 7 में से 5 माइनस करेंगे तो अभी 2 रिसोर्स अवेलेबल है। मतलब इस रिसोर्स को हमको प्रोवाइड करना है इन प्रोसेस को। सभी प्रोसेस को हम किस सीक्वेंस में प्रोवाइड करेंगे ये हम आगे देखते हैं। हमारे पास अभी 3, 1 और 2 रिसोर्स है। हम अभी चेक करते हैं P1 से कि क्या ये रिसोर्स अगर हम P1 को दें तो क्या वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पाएगा। तो पहले P1 के लिए चेक करते हैं। अभी इसके पास ए का 0 रिसोर्स है, हमारे पास 3 रिसोर्स है और इसकी रिक्वायरमेंट है 7। मतलब अगर हम अपनी 3 रिसोर्स को, ए का 3 रिसोर्स अगर हम ए को दे भी देते हैं, P1 को सॉरी, तो क्या वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसको रिक्वायरमेंट है 7 की और हम इसे 3 रिसोर्स को दे भी देते हैं तो इसको 4 रिक्वायरमेंट और चाहिए, 4 रिसोर्सेस और चाहिए। तो यहाँ पर अब बी के लिए चेक करते हैं। बी का यहाँ पास अवेलेबल है 1 रिसोर्स और इसके पास खुद अवेलेबल है अभी 1 रिसोर्स, बस इसको रिक्वायरमेंट है 5 की। मतलब 5 रिसोर्स अगर इसको कंप्लीट होगी तभी ये एग्जीक्यूट करेगा। वैसे ही अगर सी के लिए चेक करेंगे तो सी का अभी इसके पास 0 रिसोर्स है और हमारे पास अभी 2 रिसोर्स है। मतलब अगर 2 रिसोर्स हम इसे दे भी देते हैं तो ये 3 रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता। मतलब हमारा P1 अभी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। नेक्स्ट चेक करेंगे P2 के लिए। क्या हम P2 को ये रिसोर्स प्रोवाइड करें तो क्या वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पाएगा? अब देखते हैं। ए का 3 रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास और P2 के पास अभी है 2 रिसोर्स और इसकी रिक्वायरमेंट है 3 की। मतलब इसके पास 2 रिसोर्स है, हम 3 में से अगर 1 इसको दे दें तो इसकी 3 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। वैसे ही बी का 1 रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, इसके पास 0 रिसोर्स अवेलेबल है। अब P2 को 2 की रिक्वायरमेंट है तो क्या वो 2 का रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर पाएगा? नहीं। वैसे ही अब चेक करते हैं सी के लिए। सी का यहाँ पास
2 रिसोर्स अवेलेबल है और यहाँ पास है 0, मतलब P2 को 2 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास अभी 2 रिसोर्स है तो ये भी हम दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं कर सकते B रिसोर्स का, कि P2 को 2 रिसोर्स की नीड है और हमारे पास अभी 1 है, मतलब अगर हम 1 रिसोर्स भी इसे देते हैं तो भी ये कंप्लीट नहीं करेगा अपना एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट चेक करते हैं P3 के लिए। P3 में A का 9 रिसोर्स की नीड है, B में 0 रिसोर्स की, C में 2 रिसोर्स की, इसके पास अभी अवेलेबल है 3 रिसोर्स A का, हमारे पास भी 3 रिसोर्स अवेलेबल है। अगर हम इस 3 रिसोर्स को P3 को दे भी देते हैं तो ये 6 होगा, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट है 9 की, मतलब अब हम P3 को भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट हमारा जो A का रिसोर्स है उसको ही फुलफिल नहीं कर रहा है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं P4 के लिए। अब P4 में चेक करते हैं कि इसको रिक्वायरमेंट है 2, 2 और 2, यहाँ पर इसके पास अवेलेबल है 2 रिसोर्स, 1 रिसोर्स, 1 रिसोर्स, यहाँ पर 3 रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन P4 की रिक्वायरमेंट है 2 की, जो कि उसके पास ऑलरेडी है। वैसे ही अब चेक करेंगे B के लिए, P4 को B का 2 रिसोर्स चाहिए और इसके पास 1 रिसोर्स अवेलेबल है, मतलब अभी हम यहाँ से 1 रिसोर्स अगर P4 को दे दें तो ये 2 रिसोर्स को फुलफिल करता है, ठीक है। अब P4 के लिए फिर C के लिए चेक करते हैं, इसको C का 2 रिसोर्स चाहिए जिसमें से इसके पास अभी 1 अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 रिसोर्स अगर इसे दे दें तो इसका 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा सबसे पहले जाएगा वो है P4, तो P4 को अगर हम ये तीनों रिसोर्स दे देते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या होगा, सबसे पहला हमारा एग्जीक्यूट करेगा P4। अब इसको एक तरफ देखते हैं, जैसे इस 3 में से हमको कोई रिसोर्स इसको देने की नीड नहीं है क्योंकि उसने 2 की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर ली है। B का देखेंगे, B का हमको 1 रिसोर्स देना है, मतलब अभी हमारे पास इसका 3 रिसोर्स अवेलेबल है। B का देखेंगे, B में से हमने 1 को दे दिया, यहाँ पर B में से 1 को हमने यहाँ पर दे दिया है, तो इसका ये जो 1 है वो कंप्लीट होकर 2 बन जाएगा, मतलब अभी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0। C का 2 रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पर इसके पास है 1 और इसकी रिक्वायरमेंट कहती है कि 2 की नीड है, मतलब यहाँ पे ये 2 रिसोर्स में से 1 रिसोर्स यहाँ पर देगा तो इसका 2 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी हमारे पास अवेलेबल कितना होगा फिर, 1। ये हमारे पास अभी करंट अवेलेबल होगा जब हम यहाँ से रिसोर्स P4 को दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब P4 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो वो अपना जो रिसोर्स है उसको रिलीज़ कर देगा, मतलब उसने इतने रिसोर्स को यूज़ किया है, अब ये रिसोर्स को वो रिलीज़ करेगा, तब क्या होगा, उसको हम जब इसमें ऐड करेंगे 2, 2 और 2, यहाँ पर जब हम उसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, 1, 3, ये होगा 2, ये हो जाएगा 5। तो अब हमारे पास करंट रिसोर्स क्या होगा, 5, 2 और 3, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने साइड में ये समझा कि इनमें से हमने एक दिया, C का 1 दिया, तब हमारे पास अवेलेबल इतने रिसोर्स थे। जब P4 ने अपना रिसोर्स रिलीज़ किया तो उसका रिसोर्स पूरा रिलीज़ होकर जब ऐड होगा तब हमारे पास ये रिसोर्स अवेलेबल होंगे करंट में। तो अभी यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये टेक्निक देख सकते हैं कि हमने इसमें से जब रिसोर्स इसको दे दिया तो P4 तो एग्जीक्यूट करेगा इंटरनली। अब जैसे ये रिसोर्स को रिलीज़ करता है तो क्या करेंगे, जो उसने करंट अब एलोकेशन है उस रिसोर्स को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो जब हम एग्ज़ाम पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इस तरीके से सॉल्व करना है ताकि यहाँ पे कुछ हमको कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी ना हो। तब क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस पहले से जो अवेलेबल था वहाँ पे हमने जो इसके पास अवेलेबल रिसोर्स है उसको ऐड कर दिया, मतलब 2, 1, 1। यहाँ पे ऐड कर देने से ये क्या हो जाता है, 5, 2 और 3। मतलब वहाँ पे जैसे हमने कैलकुलेट किया था तब भी हमारे पास यही रिसोर्स अवेलेबल थे जो करंट अवेलेबल हमारे पास हुए थे। तो वही प्रोसेस क्या हुआ कि हमने जो यहाँ पे एलोकेशन है, जब P4 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो जो उसके पास एलोकेटेड थे उसको वो रिलीज़ कर देगा ताकि कोई और प्रोसेस जो है वो वहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पे क्या किया था हमने, एलोकेशन को यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये हो जाता है 5, 2, 3।
अभी हमारे पास करंट में जो अवेलेबल रिसोर्स है वो है 5 2 3। मतलब अगर सीक्वेंस देखा जाए तो सबसे पहले सीक्वेंस में हमारा एग्जीक्यूट किया है वो है P4। ठीक है, अब चेक करते हैं 5 2 3 हम किस प्रोसेस को दें तो वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। हमने सीक्वेंस से चेक किया था तो हमारा पहला तो P4 गया। अब हम चेक करते हैं P5 के लिए। P5 को रिक्वायरमेंट है 4 3 3 की, और यहाँ पास अवेलेबल रिसोर्स है 0 2 और 2। मतलब P5 का अगर A के लिए चेक करें तो इसको 4 की नीड है, जिसमें इसके पास अभी 0 अवेलेबल है, और हमारे पास 5 अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, वहाँ से हम 4 रिसोर्स यहाँ पर दे देंगे तो P5 का 4 का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। वैसे ही अगर हम 2 के लिए देखें रिसोर्स B के लिए, तो यहाँ पर इसके पास तो 2 है बट इसकी रिक्वायरमेंट 3 की है। तो हम यहाँ से अगर एक रिसोर्स यहाँ पर दे दें तो इसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी। वैसे ही चेक करते हैं C के लिए, यहाँ पर इसके पास है 2 बट इसकी रिक्वायरमेंट है 3। हमारे पास भी तो 3 रिसोर्स है, जिसमें से हम एक रिसोर्स अगर दे दें तो इसकी 3 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जीक्यूट करने वाला हमारा प्रोसेस होगा वो है P5। अब P5 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया और उसके पास जो भी रिसोर्स था उसने यहाँ पे रिलीज कर दिया। तो अब हमारा प्रोसेस कितना होगा, 3 2 5 2 2 4 और ये 5। अभी हमारे पास करंट है 5 4 और 5 रिसोर्स अवेलेबल। अब हम चेक करते हैं कि अभी हमने सीक्वेंस से चेक किया तो हमारा P4 और P5 एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हमको वापस से सीक्वेंस से चेक करना है कि हमारा अब P1 को ये रिसोर्स हम अवेलेबल करा सकते हैं या नहीं। अब हमारा देखते हैं कि हमारे पास P1 का 7 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास 5 है, लेकिन इसके पास तो 0 है। मतलब अभी भी हम P1 को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। ठीक है, मतलब अभी भी हमारा P1 एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट चेक करेंगे हम P2 के लिए। P2 की रिक्वायरमेंट कहती है कि इसको A का 3 रिसोर्स चाहिए और इसके पास अवेलेबल है 2। मतलब 5 में से हम 1 रिसोर्स अगर दे दे तो A का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं B के लिए। B की रिक्वायरमेंट है 2 की, B के पास 0 रिसोर्स अवेलेबल है। मतलब इस 4 में से हम 2 रिसोर्स इसे दे दें तो इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। वैसे ही चेक करते हैं C के लिए। C का अभी इसके पास है अवेलेबल C का अभी इसके पास 0 अवेलेबल है, जिसमें इसको 2 की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास 5 रिसोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम 2 रिसोर्स अगर दे दें तो हमारा P2 एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस जो एग्जीक्यूट करेगा वो है P2। अब P2 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और अपना रिसोर्स रिलीज कर देगा। मतलब ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और ये ऐड होने से होगा 5 4 और 7। अभी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है 7 4 और 5। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि नेक्स्ट कौन एग्जीक्यूट करेगा। अभी हमने P2 तक चेक किया था। अब नेक्स्ट जाते हैं P3 के लिए। P3 पे हम चेक करेंगे तो इसको रिक्वायरमेंट है 9 की, 0 की, 2 की। अभी इसके पास 3 रिसोर्स अवेलेबल है। अगर हम 7 रिसोर्स में से यहाँ पर दे देते हैं रिसोर्स 6 रिसोर्स, तो ये क्या करेगा, इसकी रिक्वायरमेंट तो अब तो फुलफिल हो जा रही है। यहाँ पर इसको 0 की नीड है तो कोई फुल रिक्वायरमेंट की नीड नहीं इसको। C के लिए देखेंगे तो 2 तो ऑलरेडी है। मतलब लास्ट टाइम भी हम वेट किसके लिए कर रहे थे, A के लिए, क्योंकि A का जो रिक्वायरमेंट है 9 का है, जो कि फुलफिल अभी तक नहीं हो पा रहा था। तो अभी क्या करेंगे, 7 में से हम 6 रिसोर्स यहाँ पर दे देंगे तो ये क्या करेगा, P3 एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो अगला जो एग्जीक्यूट करने वाला हमारा प्रोसेस है वो है P3। और क्या करेगा, ये अपना रिसोर्स रिलीज कर देगा। मतलब ये 3 0 और 2, तो ये हो जाता है 7 4 और ये होगा 10। अभी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है 10 4 और 7। अब नेक्स्ट इधर तो देखेंगे तो हमारे पास सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो हमारा लास्ट बचा हुआ है P1। हम चेक करेंगे P1 के लिए, तो यहाँ पर इसको 7 रिसोर्स की नीड है A में, हमारे पास 10 रिसोर्स है। मतलब हम यहाँ पे इसको 7 रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। B के लिए 5 रिसोर्स की नीड है, जिसमें इसके पास ऑलरेडी 1 रिसोर्स है और हमारे पास अभी 4 रिसोर्स है। मतलब 4 रिसोर्स हम इसे दे देते हैं तो ये अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेगा। अब 7 रिसोर्स के देखेंगे, हमारे पास 7 है। अब
यहाँ पर C के लिए 0 रिसोर्स है अवेलेबल और यहाँ पर इसके पास है 3 रिसोर्स और यहाँ पर इसको नीड है 3 की, मतलब हमारे पास 7 रिसोर्स है जिसमें से हम 3 रिसोर्स यहाँ पर देंगे तो ये भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो P1 भी जैसे अब नेक्स्ट सीक्वेंस में देखा जाए तो हमारा P1 एग्जीक्यूट करेगा, तब ये अपना रिसोर्स भी रिलीज कर देगा। तो ये कैसे रिलीज होगा, यहाँ पर देख लेते हैं 10, 4 और 7। जब ये अपना रिसोर्स रिलीज करेगा तो 0, 1, 0, मतलब 7, 5, 10। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि जितने रिसोर्स हमारे पास पहले थे उतने रिसोर्स एग्जीक्यूशन के बाद हमको वापस मिल जाते हैं। मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो एग्जैक्ट करेक्ट वे में एग्जीक्यूट हुआ है और ये डेडलॉक में अभी नहीं है, मतलब हम इसे कह सकते हैं कि अभी सेफ स्टेट पे है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है बैंकर्स एल्गोरिदम का, जिसमें हमको प्रोसेस को इस सीक्वेंस में रिसोर्स एलोकेट करना है ताकि कोई भी प्रोसेस डेडलॉक में ना जाए। क्योंकि हमने देखा कि हमारा सीक्वेंस तो P1, P2, P3, P4, P5 इस सीक्वेंस पे है, लेकिन हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है इस सीक्वेंस पे, मतलब यहाँ पर जो एलोकेशन है वो करेक्ट वे में है। इस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि ये सेफ स्टेट में है और यहाँ पर कोई भी डेडलॉक नहीं है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा बैंकर्स एल्गोरिदम का। ऐसे ही और क्वेश्चन जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।